हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे और काफ़ी अपने गर्मी की छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होगे। समर वेकेशन आई होप ऑलमोस्ट सारे ही स्कूल में, जितने भी इंडिया में जितने भी स्कूल्स हैं, सब में समर वेकेशन हो गई होगी। और क्लास 10th के लिए ये जो पीरियड है, जो समर वेकेशन का ये जो पीरियड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि देखो जनरली होता क्या है कि हम अपने किसी रिलेटिव के यहाँ बुआ या मौसी या कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ हम होते हैं। और हमारी जो गैपिंग एक बन जाती है, 10 दिन 15 दिन हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे गैपिंग से आपको बचना चाहिए। अगर आप कहीं भी समर वेकेशन में कहीं भी जा रहे हो, टूर में भी जा रहे हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि 5 दिन से ज़्यादा का टूर है, तो कोशिश करिए कि अपने साथ मोबाइल तो आपके पास होता ही है, तो यूट्यूब पे ही कोई वीडियो देख लीजिए या कुछ क्वेश्चंस या आधे घंटे का भी अगर आप समय निकाल पाइए तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, ये मेरी एक एडवाइस है आपको। बाकी आज की ये जो क्लास है, ये रियल नंबर क्लास 10th की क्लास में लेने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप लेक्चर का मतलब रिव्यू दे सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। और देखते हैं कि और भी अगर वीडियो बना सकते हैं, कोई प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, लेकिन देखूंगा कि और भी अगर वीडियो बना पाऊँ तो आपको मैं पूरा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। चलिए आते हैं सीधे अपने लिंक पर आ जाते हैं। हम्म, तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देखेंगे। देखिए, टॉपिक तो इतने सारे कवर करने हैं। मतलब क्लास 10th का जो डिलीटेड पोर्शन है वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो डिलीटेड पोर्शन नहीं है उसमें से देखो, जैसे इंट्रोडक्शन है, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यहाँ से आपका जो प्रॉपर चैप्टर है वो शुरू होता है। एनसीईआरटी में जो न्यू बुक है उसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से ही आपका पूरा शुरू होता है। ठीक है। फिर आपका एक रैशनल नंबर हमको पढ़ना है, 9th में भी पढ़े थे, इस साल भी पढ़ना है। ठीक है। रिविजिटिंग रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे टर्मिनेटिंग कब होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। ये सभी आप 9th वगैरह में पढ़े हो, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग एच सी एफ एंड एल सी एम। एच सी एफ एल सी एम के कुछ फॉर्मूलेज हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे एच सी एफ और कैसे एल सी एम निकाला जाता है, वो आपको जरूर जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एच सी एफ और एल सी एम पे एक क्वेश्चन आपका एम सी क्यू का तो फिक्स है। एच सी एफ एल सी एम निकालने को आता है या एच सी एफ एल सी एम के फॉर्मूले पे आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एम सी क्यू के मतलब उसके प्रोस्पेक्टस से। फैक्टर्स रिलेटेड टू कंसेप्ट। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हम टोटल कोशिश करेंगे कवर करें। ये एक वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि चलें, जितना कवर हो पाएगा देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, जो लोग नए हैं, वैसे तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं कोचिंग में अब तक पढ़ लिए होंगे, कुछ ना कुछ तो आप लोग को बेसिक नॉलेज होगी, चाहे स्कूल में चाहे कोचिंग में आप सबको पढ़ा दिया गया होगा। और ऑलमोस्ट 9th का और जो 10th का पेपर है वो ऑलमोस्ट जो है सिमिलर होता है, क्योंकि जो आपकी एक स्ट्रक्चर है दोनों पेपर का, 9th का चाहे 10th का, वो दोनों जगह सिमिलर है। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो यहाँ पे प्रॉपर ये बनाया गया है आपके लिए। ठीक है, सैम्पल पेपर का ये है। देखो, बेसिक सैम्पल पेपर जो आपका सीबीएसई ने रिलीज किया था, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 सेक्शन, 4 सेक्शन है हमारे पास, सेक्शन ए बी सी डी ई। ठीक है, ये 4 सेक्शन हमारे पास होने वाले हैं। ठीक। और इसमें कहा जा रहा है कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप 9th क्लास में भी जानते हो कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यू होते हैं और 19वां और 20वां क्वेश्चन कैसा होता है, एसएसएम रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक एक नंबर का। और फिर क्या है, 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन, और फिर 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, और 4 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले सॉरी 4 क्वेश्चन होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 3 आते हैं। 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 12 नंबर का आपका ये आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका पेपर का एक पैटर्न डिजाइन किया गया है। ठीक। चलिए आज के टॉपिक के अगर आए तो बात करें क्या है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हम किसको बोलते हैं, तो देखो हम लोग क्या है, शुरू से हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, हो सकता है डिफिनीशन आपको इधर का नहीं दिख रहा हो, लेकिन डिफिनीशन को आपको देखना भी नहीं है, इसको काट ही दो। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है आपके, क्योंकि मैं पूरा समझा ही दूंगा ये क्या चीज़ बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें, इधर आपको नहीं दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये कौन सा है, ये राइट है, तो राइट में आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं लेफ्ट में सारी चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर क्या होता है, तो आप क्लास 8 से क्लास 7 से ही पढ़ते आए हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हम बोलते हैं सब काउंटिंग नंबर्स। जैसे अगर हम बात करें कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब काउंटिंग नंबर है, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इतना आप पढ़े होगे। फिर अगर हम बात करें कि होल नंबर,
होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, जीरो इसमें इंक्लूड हो जाता है। उसी तरह अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या होता है, 0 1 2 3 इधर, और उधर -1 -2 इधर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, दोनों तरफ नेगेटिव पॉजिटिव दोनों उसमें आ जाता है। ठीक, उसके बाद आता है रैशनल नंबर, उसको क्यू से जनरली डिनोट किया जाता है, तो जो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन आ जाता है आपका रैशनल नंबर में, ठीक है, फ्रैक्शन। ठीक, यहाँ आप पढ़े होगे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो, ऐसे नंबर्स को जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, जिसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये सब जो डिफरेंट नंबर्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इनको हम स्टडी करने के लिए इनका एक सेट बनाते हैं, सेट, क्योंकि हमको जिस चीज़ को भी पढ़ना है हम उसको एक प्रॉपर सेट में रखते हैं, ठीक है। तो ये सेट ही नंबर सिस्टम है, ये सब नंबर सिस्टम है। नेचुरल नंबर एक अपना नंबर सिस्टम है, होल नंबर एक, उसको भी चाहे होल नंबर का हो चाहे कहो होल नंबर का नंबर सिस्टम, इंटीजर का नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम कोई बहुत स्पेशल टॉपिक नहीं है, नंबर सिस्टम इसी कहते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया, रैशनल नंबर आ गया, ये प्रॉपर नेचुरल हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट है खाली, ठीक। अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो आपका कैसे ये बन जाता है, ठीक है। एक सेकंड इसको मैं, हाँ, ये कैसे आपका जो है जो नंबर सिस्टम है, ठीक है, ये कौन किसके अंदर कंटेन्ड है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये कौन किसके अंदर कंटेन्ड है। तो देखो, अगर हम बात करें सबसे छोटा होता है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो सबसे इसमें अगर हम बात करें ना, तो कैसे ये बदलता है, देखो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर से जो बड़ा सेट होता है वो क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक। होल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो होते ही होते हैं। होल नंबर को जो कंटेन किया हुआ सेट है वो कौन सा है, होल नंबर को भी कंटेन किया हुआ सेट है आपका इंटीजर्स का, मतलब सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स को कौन कंटेन करता है, तो इंटीजर्स को कंटेन करता है हमारा रैशनल नंबर का सेट, ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट, उससे बड़ा गुब्बारा होल नंबर, उससे बड़ा गुब्बारा इंटीजर, और उससे बड़ा गुब्बारा रैशनल नंबर का, ठीक है। और रैशनल और इरैशनल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इरैशनल नंबर का हम अलग गुब्बारा बनाएंगे, ठीक है। ये जो इरैशनल नंबर है ना और रैशनल नंबर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों दुश्मन है एक दूसरे के, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कट्टर दुश्मन समझ लो, ठीक। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। और इन दोनों का पापा रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर जो दोनों को कंटेन किया हुआ है, सबका पापा है, उसके दो बेटे हैं, ठीक है। एक है रैशनल नंबर, एक इरैशनल नंबर, इनका पापा कौन है, इनका पापा है रियल नंबर, ठीक है, जिस जो आपके चैप्टर का नाम है, ठीक। क्या नाम है उसका, उसका नाम है रियल नंबर। ये क्या हो गया, स्लाइड्स करेंट, इसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर में सब आ गया, रैशनल भी आ गया और इरैशनल में भी आ गया, ठीक। तो रियल नंबर हम तो हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ना है वो भी, उसका भी नाम रियल नंबर। अब देखो एनसीईआरटी में इसी के क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे 9th स्टैंडर्ड में है, लेकिन एक बार आप लोग इसको ट्राई करना। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स, क्यों, क्योंकि जीरो क्या है, जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक। दूसरा, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ये बात सही है, सारे ही इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। आप देखिए ना कि इंटीजर से बड़ा गुब्बारा है रैशनल नंबर, ठीक है, तो रैशनल सारे ही इंटीजर होते हैं। तीसरा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, कह रहा है सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं। देखो 2/3 रैशनल नंबर तो है लेकिन इंटीजर तो नहीं है, तो इसकी ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, यानी ये भी फॉल्स है। बीच वाला खाली ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। ये पहले वाले कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन था, ठीक है, जो हम लोग अभी ये वाला पढ़े हैं ना, ये वाला कंसेप्ट कि कौन किसके अंदर है, उसी पे ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े बेसिक हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको मतलब मालूम होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि इवन नंबर क्या होता है, तो ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाई 2 है, इसको अपने कॉपी में आप लिख लेना, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। जो भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक, अगर एग्जाम्पल की बात करें से एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल में हो जाएगा तुम्हारा क्या, जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 8 है, 16 है, 2002 है, ठीक है, -2 है, -8 है, ये सब क्या है, और इवन नंबर है, ओनली नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर बोलोगे, ऑड नंबर कैसे होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में लिख लेना, नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जैसे 1 है, 3 है, 7 है, -1 है, ये सब क्या है, ऑड नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं है। प्राइम नंबर, देखो ये जो दोनों डिफिनीशन थी इवन नंबर और नंबर की, वो डिविजिबल के आधार पर है, मतलब उसको किस आधार पर डिफाइन कर रहे हैं कि जो 2 से डिविजिबल है वो इवन, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो
ऑड। अब जो इवन अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है, उनका जो परिभाषा है नंबर ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड हम करते हैं। हम नंबर ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन प्राइम नंबर है और कौन कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर बोलोगे किसको? ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ। इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर तो इसको बोलोगे मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डिफिनीशन है, इसको आप याद रखना। उसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, उनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर में क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, ऐसे बहुत से प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर में आपका 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर है। ऐसे भी समझो कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर है जिसको कोई डिवाइड ना कर पाए, कोई ना डिवाइड कर पाए, ठीक है। जैसे 2 को कौन डिवाइड कर सकता है? कोई नहीं। 3 को कौन डिवाइड कर सकता है? कोई नहीं। 5 को कौन डिवाइड कर सकता है? कोई नहीं। सिर्फ ये नंबर अपने आप को खुद ही डिवाइड कर सकता है, या तो 1 डिवाइड कर सकता है, उसके सिवा और कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे नंबर्स जिनको कोई दूसरा बंदा भी डिवाइड कर दे, जैसे 4 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 9 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, तो जिनको कोई डिवाइड करने वाला हो वो कंपोजिट, और जिनको कोई ना डिवाइड कर पाए वो होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है सब। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर, ठीक। तो ये याद रखना कि को प्राइम नंबर अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देता हूँ को प्राइम, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो, ठीक है। तो दो नंबर, टू नंबर्स हुज HCF इक्वल टू 1, दो नंबर जिनका HCF 1 हो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे ये क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे हम बात करें 8 और 9, 8 और 9 क्या है? आपस में को प्राइम है। क्यों? क्योंकि 8 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें 7 और 6 की, तो 7 और 6 दो नंबर दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, ये को प्राइम है। अगर हम बात करें 8 और 6 की, 8 और 6 क्या है? को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, नॉट को प्राइम, नॉट को प्राइम। क्यों को प्राइम नहीं है? क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन नंबर है 2, 2 दोनों में कॉमन है, 2 6 में भी आता है और 2 8 में भी आता है, तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए। उन्हीं के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, जैसे 2011 में पूछा गया था कि ये क्वेश्चन ये इधर लिखा हुआ है, मतलब राइट हैंड जहाँ मेरा फोटो आ रहा हुआ, अब दिख नहीं रहा है यहाँ पे, सीरियसली 2011 लिखा हुआ है, लिख देता हूँ। एवरी रैशनल नंबर इज, सारे ही रैशनल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। गलत बात है। अब देखो, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे एवरी रैशनल नंबर, तो कोई आप रैशनल नंबर ले लो, 2/3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब देखो, अब ये 2/3 नेचुरल नंबर है? नहीं। 2/3 इंटीजर है? नहीं। 2/3 रियल नंबर है? हाँ है। 2/3 होल नंबर है? नहीं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको कोई कहे आप ऐसे मान लेना। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ए यूनिक रियल नंबर, ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर, सिर्फ नेचुरल नंबर तो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि होल नंबर भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ रैशनल नंबर तो नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। जैसे आप लोग और 9th में पढ़े हो, √2 को भी आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। तो नंबर लाइन पे तो रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। तो सिर्फ रैशनल नहीं कह सकते आप, सिर्फ इरेशनल भी आप नहीं कह सकते। ये कह सकते हो ए यूनिक रियल नंबर, कोई ना कोई रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल इरेशनल दोनों आ गया, तो इसका ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इनमें से कौन रैशनल नंबर है? 2/3 -2/3 ये है, ये 1/√5 नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर 5 है। रूट के अंदर अगर कोई नंबर आ जाए तो कहाँ रैशनल होता है? तो ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। पहला वाला सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर, इनमें से कौन कंपोजिट नंबर है? तो जो डिवाइड हो जाएगा वो कंपोजिट है। 22 डिवाइड हो सकता है 2 से ही, तो ये कंपोजिट है। 31 नहीं डिवाइड होगा, 23 किसी से नहीं होगा, 29 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है, ये सब प्राइम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब जो किसी से डिवाइड ना हो, किसी से डिवाइड ना हो। 35 5 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 33 3 से भी हो जाएगा, 11 से हो जाएगा, 37 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आंसर है। 39 3 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो ये सब कंपोजिट नंबर है, खाली 37 क्या है? प्राइम नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर, कौन इनमें से कंपोजिट नंबर भी है और ऑड भी है? तो 21 कंपोजिट नंबर है, हाँ है, क्योंकि ये 3 से 7 से डिविजिबल है और ऑड भी है, तो यही आंसर होना चाहिए। 29 तो प्राइम नंबर है, 33
एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा है, सॉरी नॉट, यहाँ कभी गलती हो जाता है, ठीक है। नॉट एन ऑड कंपोजिट नंबर, मतलब ऑड कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑड कंपोजिट नंबर ना हो। तो ये तो ऑड कंपोजिट नंबर है, ये भी ऑड कंपोजिट नंबर है, और ये भी ऑड कंपोजिट नंबर है। पहले देखो, ये तीनों नंबर ऑड है और तीनों नंबर कंपोजिट है, तो तीनों नंबर ऑड कंपोजिट नंबर है। ये क्या है, ये ऑड कंपोजिट नंबर नहीं है, ये ऑड प्राइम नंबर है। ये क्या है, ये ऑड, ये तो प्राइम नंबर है ना, ठीक है। ये क्या है, ये तो प्राइम नंबर, तो इसमें यही ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपोजिट नंबर, अब पूछा है कौन ऑड कंपोजिट नंबर है, तो 29 प्राइम है, 47 प्राइम है, 37 प्राइम है, तो 45 क्या है, ऑड भी है और कंपोजिट भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवन कंपोजिट नंबर, कौन इनमें से इवन कंपोजिट नंबर नहीं है, इवन कंपोजिट नहीं है। ये तो इवन कंपोजिट है, ये भी इवन कंपोजिट है, ये भी इवन कंपोजिट है, तो ये इवन कंपोजिट नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है, बोर्ड में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है प्रॉपर, ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है आपके, ठीक। अभी आपको बताया गया कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का जो हम कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, हम फैक्टर्स देख के पहचानते हैं कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या कोई नंबर कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर वन क्या है, तो वन देखो, वन नाइदर प्राइम, तो लिख दे रहा हूँ नाइदर प्राइम, ना तो ये प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट, ना ही ये कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पूछूंगा क्यों, क्योंकि देखो वन के कितने फैक्टर्स हैं, वन का एक ही फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ ओनली वन फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर है, इसका मतलब प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम में तो टू फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट में तो टू से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो ना तो ये प्राइम के डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है और ना तो ये कंपोजिट की डिफिनीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए वन ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन फंसाने के लिए कि सर टू क्या है, तो टू बोलोगे सर टू प्राइम नंबर है, ठीक है, टू तो प्राइम नंबर है, ये सबको मालूम है। अब पूछो माइनस टू क्या है, माइनस टू क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है। तो देखो एक बात ही हमेशा याद रखना ना, कि जो प्राइम नंबर, ठीक है, जो प्राइम नंबर और जो कंपोजिट नंबर, ठीक, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये जो दोनों डिफिनीशन है ना, जो दोनों डिफिनीशन है, ये सिर्फ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड की गई है। ये डिफाइन की गई है किस पर, नेचुरल नंबर के सेट पर, ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट पे डिफाइंड है, ठीक है। तो अब माइनस टू तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, अगर माइनस टू नेचुरल नंबर नहीं है तो इस पर ये डिफिनीशन लागू ही नहीं होती है, मतलब माइनस के बारे में हमको कुछ नहीं मालूम, प्राइम कंपोजिट हमको कुछ नहीं मतलब है, हम सिर्फ प्राइम नंबर नेचुरल नंबर को ही बोलते हैं, और कंपोजिट नंबर भी नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। बाकी के जो सेट्स हैं उन पर प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर और कंपोजिट नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन फंसाते हैं लोग कि माइनस टू क्या है, कुछ नहीं है, मन कुछ नहीं है, ना प्राइम है ना कुछ नहीं कंपोजिट है, क्योंकि इस पर तो डिफिनीशन ही नहीं लागू होती है, ठीक। तो काफी कुछ एक्स्ट्रा बातें हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 और +13, और दूसरा भी दिया है, ये आप खुद करना, ये वाला होमवर्क है आपको। आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर क्यों है ये आपको बताना है। तो देखो कुछ नहीं समझ में आए तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 11 × 13 और +13 कर लो, कोई जो नंबर आएगा फिर उसको दिखा देना कि ये नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं उतना गधा वाला काम नहीं करूंगा कभी। 13 मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं पहले ही 13 निकाल लेता, 13 में निकाला तो इधर से बचा 7 × 11 और प्लस का प्लस उतार दिया और 13 यहाँ से लिया तो 1 आ गया, यहाँ हो गया 13 और 7 × 11 हो जाएगा 77 और +1, तो हो गया 13 × 78। यानी ये जो नंबर था, अगर मान लो m है, ये नंबर m है, तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर हो गया 13 × 78। यानी अगर हम बोले कि फैक्टर्स ऑफ m, फैक्टर्स ऑफ m क्या है, एक तो 1 है, एक तो 13 भी है, 78 भी है, और 78 है तो 2 भी होगा। तो बस 4 फैक्टर मैंने दिखा दिया, किसके, m के 4 फैक्टर्स हैं, 1 है, 13 है, 78 है। अब कोई नंबर अगर 78 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से भी डिवाइड होगा, तो इसके बहुत से फैक्टर हैं, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो देयरफॉर हम लिखेंगे, यहाँ लिख लो फिर, ठीक है, देयरफॉर m हैज, इसको m मान के करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, m हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, m हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, हेंस इट इज ए कंपोजिट
ठीक है, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है इसलिए कंपोजिट नंबर है। जो होमवर्क दिया वो खुद कर लेना, उसमें भी कॉमन रूट लोगे, ये 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ, हो सकता है फोटो में तो दिख ना रहा हो, तो ये क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि इधर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना, चाहे फोटो ले लेना इसका। इसमें क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर है, क्यों है ये तुमको बताना है, तो इसको खुद कर लेना। यहाँ से तुम्हारा टॉपिक शुरू होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एनसीईआरटी बुक यहीं से शुरू होती है प्रॉपर। ठीक है, इसको नोट भी कर लेना, कॉपी में लिख लेना। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 आइदर प्राइम आर कंपोजिट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ये पूरा तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ इसलिए, और मैं बता भी दे रहा हूँ क्या होता है ये। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उन सब को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ कि एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, जितने भी कंपोजिट नंबर हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, इसको लिख लेना सब लोग, एज अ प्रोडक्ट ऑफ, मेरे साथ साथ ही, प्राइम नंबर। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं हम उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखो 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, और 12 को हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखना हो, तो निकाल लो 12, 12 का क्या लगेगा, 2 6 या 12, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 12 को हम, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हम लिख लिए। ऐसे हम कहें 24 को लिखो, तो 24 को कैसे लिखोगे, तो 24 का निकालो, तो ये जगह 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 2 2 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3। तो इसको भी हम क्या लिख लिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख लिए। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यही तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना 2 2 3, ये यूनिक होता है, मतलब ये बदल नहीं सकता, बस यही रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, लेकिन फोकस इस पे करना है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एचसीएफ क्या होता है, ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, इस पर प्रॉपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो देखो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का क्या मतलब है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसमें मैं बात करूं, मैं ले लेता हूँ 24 और मैं ले लेता हूँ एक नंबर 36। ठीक है, 2 नंबर है मेरे पास, तो 2 नंबर है मान लो। ठीक, अब देखो अगर मैं 24 का फैक्टर निकालूं, 24 का, तो 24 का निकालोगे तो 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। और अगर मैं 36 का फैक्टर निकालूं तो 36 का 3 1 जा 3, 3 से 12 बार में, 3 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। ठीक, तो देखो 24 को कितना लिख सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, और 36 को क्या लिख सकते हो, 3 या 2 से ही शुरू करते हैं। ठीक है, छोटे से पहले लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 6 लिख सकते हो ना। अगर मैं पूछूं कॉमन फैक्टर्स क्या है, अच्छा फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, अगर मैं पूछूं फैक्टर क्या है, तो देखो एक बात ये भी याद रखना। अच्छा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मिटा दे रहा हूँ। अगर मैं पूछूं आपसे फैक्टर क्या होता है तो आप क्या बोलोगे, तो फैक्टर मतलब होता है ऐसा नंबर जो उस नंबर को डिवाइड करता हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फैक्टर। जैसे मान लो हम 12 को कहें, तो 12 को कौन डिवाइड कर सकता है, 12 का एक फैक्टर 1 है क्योंकि 1 इसको डिवाइड कर लेगा, 2 भी इसका एक फैक्टर है क्योंकि 2 भी डिवाइड कर लेगा, 3 भी इसका फैक्टर है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी इसका एक फैक्टर है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 5 इसका फैक्टर नहीं है क्योंकि 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 इसका एक फैक्टर है क्योंकि 6 से डिविजिबल है, 7 इसका फैक्टर नहीं है, 7 इसको नहीं डिवाइड कर सकता, 8 इसको नहीं डिवाइड कर सकता, 9 इसको नहीं डिवाइड कर सकता, 10 भी इसको नहीं डिवाइड कर सकता, 11 इसको नहीं डिवाइड कर सकता, लास्ट में इसको 12 डिवाइड कर सकता है, खुद से तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 और 12। तो जो नंबर उसको डिवाइड करे उसको हम उसका फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टर मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक टर्म था ना फैक्टर, ठीक है, ये एक टर्म था ना फैक्टर, तो फैक्टर मतलब आप समझ गए होंगे। कॉमन फैक्टर मतलब, कॉमन मतलब क्या होता है, हम कहें कि यार देखो शीला में और राहुल में दोनों में ना कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, जैसे मान लो दोनों मैथ में तेज हैं तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है ना, तो कॉमन मतलब होता है जो दोनों में हो।
तो कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हुआ? कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ ऐसा फैक्टर जो दोनों में, तो अगर कॉमन फैक्टर ढूंढोगे तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 एक कॉमन फैक्टर है। फिर देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक और 2 कॉमन फैक्टर है। ठीक है। और अगर बात करें तो 3 भी कॉमन फैक्टर है, मतलब 3 दोनों में आया है तो कॉमन है, 2 दोनों में आया है तो कॉमन है। लेकिन हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। सिर्फ कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए जितनी भी चीजें कॉमन है दोनों में, उन सबको लिख लो। तो देखो एक 2 कॉमन है तो एक 2 लिख लिए, फिर एक और 2 कॉमन है तो एक और 2 लिख लिए, एक और 3 कॉमन है तो एक और 3 लिख लिए। ठीक है, मतलब एक 3 और 2 2 पहले वाले में भी है, और एक 3 और 2 2 दूसरे वाले में भी है। 36 में भी 2 2 एक 3, 24 में भी 2 2 एक 3, तो दोनों में इतना कॉमन है तो इसको हम बाहर निकालिए। यानी हमारा HCF क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 2 4 3 12। 12 क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि 12 ऐसा नंबर है जो 24 और 36 दोनों को डिवाइड करता है, क्योंकि फैक्टर है इसका एक। ठीक है, 12 क्या करेगा, 12 36 को भी डिवाइड करेगा, 12 24 को भी डिवाइड करेगा, और 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो 36 और 24 दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, 36 और 24 को 6 भी डिवाइड करता है, 36 और 24 को 2 भी डिवाइड करता है, 36 और 24 को 4 भी डिवाइड करता है। लेकिन सबसे बड़ा नंबर क्या है जो 36 और 24 को डिवाइड करता है, वो क्या है, 12 है। ये बात याद रखना कि इसको डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12 है। तो यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब देखो इसको सिस्टमेटिक कैसे निकालोगे। ठीक है, ऐसे तो समझाने के लिए समझा दिया मैं, लेकिन इसको सिस्टमेटिक कैसे निकालोगे वो बात समझ लो। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे इसको निकालेंगे। तो देखो सबसे पहली बात कि क्या करो कि कभी भी इस फॉर्म में फैक्टर्स को मत रखा करो। ठीक है, इस फॉर्म में फैक्टर को मत रखा करो। 24 जैसे है तो 24 को लिखो, ये 2 3 है ना, तो इसको लिखो 2 की पावर 3 इंटू 3। और अगर 36 है तो 36 को लिख लो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू, ये 3 2 बार आया था ना, 9, यानी 3 की पावर 2। जब भी तुम फैक्टर्स लिखोगे तो तुमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, कभी भी ऐसे ऐसे मत लिख लेना कि ऐसे 2 2 2 करके ऐसे मत लिखना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। फिर HCF निकालते वक्त याद रखना कि कॉमन फैक्टर पहले लिखो, कॉमन फैक्टर ढूंढो क्या है। तो कॉमन फैक्टर देखो 2 दोनों में है, हाँ तो 2 कॉमन फैक्टर है, 3 दोनों में है तो 3 भी क्या है, कॉमन फैक्टर है। पहले जितने भी कॉमन फैक्टर है उनको लिख लो, पावर ओवर एकदम गोली मारो, उसको कुछ नहीं करना अभी पावर ओवर का। बस इतना देखो कि कॉमन क्या है, मतलब 2 एक इसमें भी है इसमें भी है, यानी 2 कॉमन फैक्टर है, 3 इसमें भी इसमें भी, मतलब 3 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, अब देखो अब जो भी कॉमन फैक्टर है उसकी लोएस्ट पावर ढूंढो। तो देखो पहले वाले में 2 की पावर कितनी है, 3, दूसरे वाले में 2 की पावर कितनी है, 2, तो लोएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो 2 लगा दोगे। पहले वाले में 3 की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, दूसरे वाले में 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो लोएस्ट क्या है, लोएस्ट 1 है, तो 1 लगा दोगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 की पावर 2 हो गया 4 इंटू 3, 4 3 12। तो ऐसे करोगे। ठीक है, याद रखना HCF में क्या करोगे, HCF में स्टेप 1 पहले कॉमन फैक्टर्स का इंटू कर लो। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स निकाल लो, कॉमन फैक्टर्स, और दूसरा काम क्या करोगे, लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर। ठीक है, उसके ऊपर लोवेस्ट पावर चढ़ा दोगे। ये 2 काम करना, एक तो कॉमन फैक्टर निकाल लेना, उसके ऊपर लोवेस्ट पावर है। ठीक है, ये काम करोगे HCF के साथ। अगर मैं बात करूं LCM के साथ क्या करोगे। ठीक है, तो चलो इसी पेज पे बता देता हूँ, और इसको मिटाना ही पड़ेगा तो मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग, और पहले LCM का मतलब भी समझा देता हूँ कि LCM होता क्या है। देखो LCM क्या होता है, LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फैक्टर का मतलब बताया था, फैक्टर मतलब जो उस नंबर को डिवाइड करता हो। मल्टीपल का मतलब होता है उसका गुना, उसका गुना। जैसे मैं कहूँ 6, 6 का मल्टीपल क्या है, 6 का एक मल्टीपल 6 है। क्यों, क्योंकि 6 एक कम 6, 6 1 जा 6, 6 का एक गुना 6 है। 6 का 2 गुना कितना है, 12, तो 12 उसका एक मल्टीपल है, क्योंकि उसका दुगुना है। मल्टीपल मतलब गुना। देखो मल्टीपल मतलब होता है मल्टीप्लाई हो जाना। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान करे तुम्हारी जो तरक्की है वो मल्टीपल बढ़े। मल्टीपल मतलब तुम खूब तेजी से बढ़ो, क्योंकि तुम अब मल्टीपल में बढ़ रहे हो, दुगुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, सब मल्टीपल है। तो 6 का दुगुना क्या है, 12, 6 का तिगुना क्या है, 18, 6 का 4 गुना क्या है, 24। ठीक है, समझ रहे हो ना, मल्टीपल मतलब होता है कि उसका कितना गुना है। डिवाइड यहाँ नहीं करता है ना, 12 6 को डिवाइड नहीं करता है, 18 6 को डिवाइड नहीं करता है, 24 6 को डिवाइड नहीं करता है। ये सब इसके मल्टीपल है। मल्टीपल समझ रहे हो ना, मल्टीपल मतलब है कितना गुना है, तो ये सब मल्टीपल है। ठीक है, तो ये याद रखना, मल्टीपल और फैक्टर में अंतर होता है। फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड करता हो, लेकिन मल्टीपल मतलब कि कितना गुना की बात कर रहे हो तुम। ठीक, अब देखो
अगर मैं बात करूं एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसी की तुम बात करो, जैसे 24 लिखा है और 36 लिखा है, ठीक है, ये दो नंबर हमारे पास था ना, 24 था और एक 36 था, ठीक। तो अब देखो, अब हमको अगर मान लो मल्टीपल निकालना हो इसका, तो ऐसे निकालते हैं, वैसे तो हम ऐसे निकालते थे। इसको क्या करोगे तुम, 24 को लिख लोगे, 24 को लिख लोगे 2 की पावर 3 इंटू 3, और 36 को लिख लोगे, 36 को लिख लोगे 2 की पावर 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब एलसीएम निकालते वक्त याद रखना, एलसीएम निकालते वक्त जितने भी फैक्टर्स हैं सबको लिखोगे, ठीक है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर लिख रहे थे, एलसीएम में जितने भी फैक्टर हैं सब लिख डालो। जैसे 2 है और 3 है, यहाँ तो दो ही फैक्टर हैं, 2 और 3, तो वही लिखोगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 होता, यहाँ 5 नहीं होता, तो 5 भी लिख लेते, क्योंकि जितने फैक्टर हैं सब लिखना है। मान लो यहाँ पे 7 है, तो अब 7 तो दोनों में नहीं है, लेकिन एक जगह तो है ना, तो यहाँ 7 भी लिख लेते। तो जो होगा सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, जितने भी फैक्टर है सब लिख डालो। यहाँ नहीं है तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये है नहीं तो क्यों ही लिखना, ठीक। जितने भी फैक्टर हैं सबको क्या करो, सबको लिख लो पहले। अब याद रखो एलसीएम में हाईएस्ट पावर चढ़ाओगे, हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर यहाँ 2 है नीचे, और ऊपर 3 है, तो ऊपर 3 है तो 3 लगा दो। 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे क्या है, नीचे 2 है, तो हाईएस्ट कितना, हाईएस्ट 2 है तो 2 लगा दो। तो कितना हो गया, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 की पावर 3 हो गया तुम्हारा 8, और 3 की पावर 2 हो गया 9, तो 8 9 जा 72। यानी इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कितना हो गया, 24 और 36 का एलसीएम कितना हो गया, 72 हो गया, 72 हो गया, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखो मल्टीपल का क्या मतलब है, मल्टीपल का मतलब है 72, 24 का भी कुछ गुना है और 36 का भी कुछ गुना है। जैसे देखो 24 का कितना है, तो 24 का 3 गुना है, 24 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 72, मतलब 24 का भी मल्टीपल है, और 36 का 2 गुना है, तो 36 दूनी 72, मतलब 36 का भी मल्टीपल है। तो 72, 72 एक ऐसा नंबर है जो 24 का भी 3 गुना है, और मतलब 24 भी उसको डिवाइड कर रहा है और 36 भी उसको डिवाइड कर रहा है, दोनों नंबर उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे छोटा नंबर है, 72 सबसे छोटा नंबर है जिसको 24 और 36 दोनों डिवाइड करते हैं, ठीक है। 24 और 36 और भी बहुत नंबर को डिवाइड करते होंगे, जैसे 72 को कर रहे हैं तो 72 का अगर दुगना करो तो 72 का दुगना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 144 को भी 24 डिवाइड करता है, 144 को 36 भी डिवाइड करता है, 144 को 24 36 दोनों डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत से नंबर हो जाएंगे, बड़े बड़े नंबर है, बहुत से बड़े बड़े नंबर है जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। लेकिन सबसे छोटा नंबर जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं वो क्या है, वही इसका एलसीएम होता है, उसी को हम बोलते हैं 72, वही है सबसे छोटा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं, तो ये तुम्हारा इसका एलसीएम है, ठीक है। अब देखो ये कुछ तुम्हारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को लगाना, ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। और एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, वो फॉर्मूला तुमको बहुत काम आएगा, ठीक, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू में, ठीक। मैं इसको इसी पे अब यहीं इतने में ही बता दे रहा हूँ, एलसीएम एचसीएफ अब मैं पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पे बता ही देता हूँ। देखो हमने देखा था कि 24 और 36 का एलसीएम एचसीएफ कितना आया था, तो एचसीएफ आया था 12, और एलसीएम कितना आया था, तो एलसीएम आया था 72। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट निकालो कितना होगा, तो एचसीएफ है 12, एलसीएम है 72, तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 4 हासिल 2, 12 सते 84, 84 और 2 86। दोनों को एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करने पे इतना आ गया। अब दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, ठीक है, दोनों नंबर मतलब तुम्हारा एक 36 है और एक 24 है, तो देखो 4 6 जा 4 6 जा 20, 4 4 2 कैरी, 4 3 12 13 14, और 6 2 जा 12, 2 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 4 और 4 2 6, 7 और 1 8। तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए तो भी 864, और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किए तो भी 864, मतलब दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखो ये बात लिखी गई है, ठीक है, ये बात मैं समझा देता हूँ फिर से कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ऐसे लिखो, समझ लो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होता है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। या ऐसे समझो, मान लो मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, मान लो मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, तो एलसीएम एलसीएम किसका, ए और बी का, इंटू एचसीएफ इसका, ए और बी का। एलसीएम और एचसीएफ दोनों का क्या होता है, ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब ए और बी का एलसीएम, ए और बी का एचसीएफ दोनों का प्रोडक्ट ए और बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखने से क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में, ठीक है।
और ये क्वेश्चन सारे आप लोग एक्सरसाइज है, आपका होमवर्क है, तो ये क्वेश्चन आप करना है आपको खुद में, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछना। ये होमवर्क है एनसीईआरटी की, पहली एक्सरसाइज है, तो ये पहली एक्सरसाइज आप लोग खुद लगाना, ठीक है, ट्राई करना एक बार, ठीक है। आगे की जो कहानी है कल शुरू कर, अगर देखो प्रॉमिस तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं मैं, ठीक। तो आगे की कहानी बाद में, अभी जितना पढ़ाया हूँ उतना आप लोग प्रॉपर पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतनी देर तक बने रहने के लिए। एक सेकंड, हाँ, थैंक यू सो मच आप लोग का इतने देर तक बने रहने के लिए, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और आपके जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, तो मैं और वीडियो बनाऊँ। और तो थोड़ा सा आप भी मेरा सपोर्ट करना, ठीक है। वैसे आप लोग का सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे साथ, बोल देता हूँ। थैंक यू।